नमस्कार। आप सुन रहे हैं अरविंद की कहानियाँ और आज की कहानी है पहली औरत। स्त्री केवल संकल्प ही नहीं, उसकी चेतना भी बहुत गहरी होती है। वो प्रेम केवल हृदय की अतल गहराइयों से नहीं, वरन मन की असीम संवेदनाओं और संभावनाओं से भी करती है। और जब किसी को अपने मन से उतारती है तो अपनी आत्मा को पूरी तरह खाली कर देती है। और यही कारण है कि दुनिया के सभी संघर्षों के पीछे चाहे जितने भी पुरुषों का अहंकार क्यों ना हो, किंतु उन संघर्षों की कथाओं, गाथाओं और महाकाव्यों के केंद्र में हमेशा कोई ना कोई स्त्री ही रही है। अचानक सामने आई परिस्थितियों में टूट जाना किसी भी स्त्री के लिए आसान और सहज स्थिति हो सकती थी, लेकिन नाज़नीन बेगम के व्यक्तित्व में टूट कर बिखर जाना था ही नहीं। सो अपने सामानों की एक छोटी सी पोटली लेकर स्कूल के प्रांगण में बने हॉस्टल के एक कमरे में रहने के लिए आई तो अपनी जिंदगी में बने बिखरे, टूटे और सहेजे गए सारे संबंधों के आवरणों को वही अपनी पुरानी दहलीज के पीछे ही छोड़ आई थी। 40 बरस की उम्र में अपने आप को पूरी तरह खाली कर लेना कहाँ आसान था, किंतु तलाक तलाक तलाक, इन 3 शब्दों की मार्मिक पीड़ा जैसे सब कुछ आपस में उलझकर नष्ट हो गया हो। और उसकी गहरी वेदना से भरी सन्नाटों की उस रात ने नाज़नीन बेगम की मदद की थी। ऐसा नहीं था कि स्कूल के उस हॉस्टल में उनके सिवा कोई और नहीं था। वहाँ पढ़ने वाली 20-25 लड़कियाँ, खाना बनाने वाली 2 महिला, रसोइयाँ, 2 आया और महिला टीचर जिसका अपॉइंटमेंट बस अभी अभी हुआ था। उसे रहने के लिए हॉस्टल अलॉट कर दिया गया है। कहने के लिए हॉस्टल भरा पूरा था, किंतु नाज़नीन बेगम के आने से उसकी रौनक बढ़ गई थी। लड़कियाँ रात को देर तक पढ़ने लगी थी। रसोइयों में खाना अच्छा बनना शुरू हो गया था। हॉस्टल की साफ सफाई बढ़िया रहने लगी थी। और सबसे खास बात तो ये हुई कि शाम को स्कूल के प्रांगण में बच्चे खेलने लगे थे, तो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां भी शाम को अपने अपने पसंद के इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलने लगी थी। नाज़नीन बेगम उन कुछ खास किस्म के लोगों में से थी जिनकी संगत ही बहुत निराली होती है, और ऐसे लोग अपने आसपास के हर खालीपन को भर देते हैं, जिनका सिर्फ होना ही समूचे वातावरण को रंगीन बना देता है। उदासियां मादकता में बदल जाती है और सन्नाटे कोलाहल में। अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि मियाँ जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उनके चारों बच्चों को तो अब नौकरानी ही संभालने लगी थी, और जल्द ही उन्हें एहसास होने लगा कि उनके बच्चे भी उनके सामने सहमे सहमे से रहते हैं। उनकी फरमाइशें भी कम क्या लगभग समाप्त ही हो गई थी। घर में मियाँ जी के दोस्तों की आवाजाही कम हो गई थी, किंतु मौलवी साहब का आना जाना बढ़ गया था। वे अक्सर मियाँ जी के साथ बैठे घंटों बातें करते रहते थे। और ख़ास बात ये थी कि जब मौलवी साहब और मियाँ जी बातें कर रहे हो तो बच्चे हमेशा उनसे दूर ही रहते थे। मौलवी साहब का मन भी अब बच्चों को पढ़ाने में कम ही लगता था। यूं ही धीरे धीरे महीना बीत गया था, जब मौलवी साहब ने मियाँ जी से बातों ही बातों में पूछ लिया, आप फिर से निकाह करना चाहेंगे? मियाँ जी ने पहले तो इस बात का उत्तर नहीं दिया और इधर उधर की बात छेड़ने का प्रयास किया, किंतु मौलवी साहब भी काफी घुटे हुए इंसान थे। उन्हें भी उत्तर निकलवाना आता था, और आखिरकार मियाँ जी को कहना पड़ा। चाहता तो हूँ, मगर मियाँ जी अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही मौलवी साहब ने बात को उठा लिया। मगर क्या, मैं हलाला करने को तैयार हूँ। आप तो जानते ही हैं, मैं भी 3 बार ऐसा कर चुका हूँ। वो तो है ही, आप सही कह रहे हैं। मैं ठीक 1 महीने बाद तलाक दे दूंगा, फिर तुम खुशी खुशी निकाह कर लेना। सोच रहा हूँ। बात पूरी होती इससे पहले मौलवी साहब ने फिर बात को आगे से पकड़ लिया। इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं धोखा थोड़े ना दूंगा। ऐसे मामले में पूरी ईमानदारी बरतता हूँ। मुझे आपसे कोई कठिनाई नहीं है।
फिर हलाला करने को तो रहमत भी तैयार है। अरे तुम उसका भरोसा करते हो? बात भरोसे की नहीं है। कहते कहते मियाँ जी रुक गए। फिर क्या बात है, बताओ तो सही। मियाँ जी ने अपने मन में ही बुड़बुड़ाते हुए मन में ही कहा, उसका 2 लाख उधार है मुझ पर, जिसको छोड़ने को तैयार है वो। क्या क्या कहा तुमने? कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। देखो, वैसे तो मैं हलाला करने का 25-50 हज़ार लेता हूँ, लेकिन आपका काम फ्री में करूँगा, दाम कुछ नहीं लूँगा। आप पुराने साथी हैं हमारे, फिर सोच क्या रहे हो? ये इतना आसान काम नहीं है मौलवी साहब, आगा पीछा सोचना पड़ता है। हाँ, सब सोच लो अच्छी तरह, लेकिन जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा घर फिर से बस जाएगा और बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। देखो कितने डरे सहमे रहते हैं। मुझसे तो इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। मौलवी ने एक भावनात्मक गेम खेलते हुए अपना सबसे कीमती सिक्का उछाल दिया। मियाँ जी पर इस बात का कुछ ज्यादा असर होता इससे पहले ही किसी ने बाहर से दरवाजे पर थपथपाते हुए आवाज दी। कौन है? कहते हुए मियाँ जी दरवाजा खोलने के लिए उठे। जाने कौन होगा, ये सोचते हुए मौलवी साहब ने भी वहां से निकल लेना ही उचित समझा। वो अभी ठीक से उठ भी नहीं पाए थे कि सामने से मियाँ जी किसी के साथ आते हुए दिखाई दिए। जा रहे हैं? मियाँ जी ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। जी। छोटा सा उत्तर देते हुए मौलवी साहब बाहर की तरफ जाते इससे पहले घूमते हुए बड़ी सहजता से पूछ लिया, पहचाना नहीं आपको? और फिर कुछ याद करते हुए स्वयं ही कहा, इस शहर के तो लगते नहीं हो। क्यों मियाँ जी? हाँ, यहाँ के नहीं है, मेरे बहनोई है, कलकत्ते से आए हैं, काफी दिनों बाद आए हैं। ओह अच्छा। कहते हुए मौलवी साहब बाहर निकल गए। कोई रिश्ता चाहे बहुत गहरा हो या ना हो, लेकिन भरोसा गहरा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर भरोसे के बिना रिश्ते संभालते संभालते इंसान बोर होने लगता है और आखिर में रिश्ता टूट भी जाता है। नाज़नीन बेगम को इस बात का पूरा एहसास था। मियाँ जी के साथ अपने सामाजिक बंधनों के साथ जिस रिश्ते का वे अभी तक निर्वहन करती आ रही थी, उसमें भरोसा कम और सामाजिक बंधन ज्यादा रहा था। और यही कारण था एक बार जब तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई तो वे अपने आप को बहुत सारे बंधनों से मुक्त समझने लगी थी। कॉलेज हॉस्टल में वे बहुत सरल और सहज हो गई थी। स्कूल के प्रबंधक होने के नाते मिर्जा दिशात बेग अब अक्सर स्कूल चले आते थे। कभी प्रिंसिपल के साथ गुफ्तगू करते और कभी स्टाफ रूम में बैठकर टीचरों के साथ, और शाम को स्कूल के प्रांगण में उन्हें नाज़नीन बेगम के साथ बैठे भी देखा जाने लगा। नाज़नीन बेगम भी अक्सर अवकाश मिलने पर उनके आरा मशीन पर बैठी मिलती। नाज़नीन बेगम जिस तरह बिल्कुल सहज और सरल रूप से सभी से मिलती, उससे हर एक उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता। एक बार नाज़नीन बेगम जब अपने सभी बंधनों से मुक्त हुई तो उनके जीने का अंदाज भी बदल गया था, किंतु सबसे खूबसूरत हो गई थी उनकी उन्मुक्त हंसी। जैसे उनके पास अब विगत जीवन में कोई स्मृति चिन्ह, कोई संताप या बोझ हो ही ना। उन्हें पहले से जानने वाले उनके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। लोगों को यह हैरानी सुखद लगती हो या दुखद, लेकिन इस परिवर्तन से सभी को आश्चर्य तो हो ही रहा था। नाज़नीन बेगम जैसे जैसे अपने आप को चारों तरफ के बंधनों से मुक्त कर रही थी, वैसे वैसे मियाँ जी के पास हलाला करने वालों की लाइन लगती जा रही थी। मौलवी साहब और रहमत के अलावा मियाँ जी के चाचा जान भी और फुफेरे भाई, उनके दोनों दोस्त और कई किराएदार जो मियाँ जी के खानदानी दुकानों और रिहायशी भवनों में किराएदार थे, वो भी, और अब उनके बहनोई जो अब सीधे कलकत्ते से आ गए थे अपने अरमानों को लिए।
किसी ने हलाला करने के लिए सीधे सीधे कहा था तो किसी ने घुमा फिरा कर, और कई तो रुपए पैसे भी देने को तैयार थे। मियाँ जी के सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। नाज़नीन बेगम से पुनः निकाह करने से पहले उनका हलाला किससे कराया जाए जो ठीक 1 महीने बाद उन्हें फिर तलाक दे दे, जिससे मियाँ जी फिर से निकाह कर सके। और जैसे जैसे समय बीतता गया मियाँ जी की परेशानियां भी बढ़ती गई, साथ साथ हलाला करने वालों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही थी। अब मियाँ जी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वह किसे हाँ कहे और किसे ना। मियाँ जी इतने गंभीर और भावपूर्ण हो गए थे कि मसले को अब संभाल भी नहीं पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने नाज़नीन बेगम से ही पूछ लिया कि वे किससे अपना हलाला करवाना चाहती है। फिर भी ये तो मानकर बैठे थे कि नाज़नीन बेगम उनका कहा मान लेगी, और जिसके साथ भी वो कहेंगे नाज़नीन बेगम चुपचाप हलाला कर लेगी। पुरुष का अहंकार और स्त्री पर अपने आधिपत्य जताने की भावना उन्हें पर्याप्त पर सोचने लायक नहीं छोड़ती है। किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय आदमी चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़े, लेकिन हर कोई उसकी नस पकड़ना चाहता है। मियाँ जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके आसपास का हर आदमी उनकी तलाकशुदा पत्नी के साथ हलाला करने की ख्वाहिश रखता था, और जैसे जैसे उनके पास हलाले के प्रस्ताव आते वैसे वैसे उनका अविश्वास बढ़ता जा रहा था, और धीरे धीरे करके हर एक उन्हें अपना दुश्मन लगने लगा, जबकि ऐसा शायद रहा नहीं होगा। मियाँ जी अब हर एक से दूरी बनाकर रहने लगे थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द हलाला की रस्म पूरी हो जाए, जिससे उनका पुनः निकाह हो सके नाज़नीन बेगम से, क्योंकि इसके सिवा कोई और दूसरा उपाय न था। उनकी मान्यताओं के अनुसार और इन मान्यताओं से बाहर निकल पाने का वे अपने अंदर साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। सोचते सोचते आखिर अचानक उन्हें एक उपाय मिल गया। समस्या जटिल थी, लेकिन मियाँ जी ने अपना मन बना लिया। किसी के द्वारा छोड़े जाने का भय मृत्यु से भी भयावह होता है, और इस भय के साथ जीवन और भी अधिक कठिन हो जाता है। लेकिन नाज़नीन बेगम अपने भय से बाहर आ चुकी थी। उन्हें अब अपने अकेले हो जाने का कोई भय ना था। लेकिन मिर्ज़ा दिलशाद बेग के साथ उनका उठना बैठना काफ़ी बढ़ गया था, और ख़ास बात ये थी कि मिर्ज़ा औरतों के दिल में जगह बनाने में बहुत माहिर आदमी था, और नाज़नीन बेगम थी भी भला की खूबसूरत, हर एक के दिल में जगह बना लेने के काबिल। और फिर कहते हैं ना कि खालीपन को अगर ठीक समय पर भरा जाए तो वो खंडहर का रूप ले लेता है, चाहे मकान हो या मन का खालीपन। नाज़नीन बेगम के मन को तलाक 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 इन 3 शब्दों से जितनी ठोकर लगी थी, इससे उनके मन में गहरी खाई बन गई थी। प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर साथ दे। किंतु मियाँ जी किसी प्रेम के कारण नाज़नीन बेगम से दोबारा निकाह करना नहीं चाहते थे। वो बस अपने बच्चों की देखभाल के लिए उनके लिए माँ की कमी पूरा करना चाहते थे। बाकी सभी कामों के लिए नौकरानी तो थी ही, उनकी सभी ज़रूरतें उससे पूरी हो जाती थी। बच्चों की ज़रूरतें पूरी करना एक बात है और उनका ख्याल रखना दूसरी, जिसे केवल माँ ही पूरा कर सकती है। मियाँ जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। काफ़ी सोचने और विचारने के बाद जब मियाँ जी हलाला करने वालों का नाम फाइनल नहीं कर पाए, तो मियाँ जी नाज़नीन बेगम के पास गए। मियाँ जी को पूरा विश्वास था कि बेगम बहुत जल्दी इसके लिए तैयार हो जाएगी, उनका काम आसान हो जाएगा। दोपहर तक पानी बरस कर निकल गया था। बादल पूरी तरह छटे नहीं थे, बीच बीच में सूरज दिखाई दे जाता था। हवाएं थोड़ी सर्द हो गई थी। बरसात का मौसम खत्म हो रहा था और सर्दियां शुरू होने वाली थी। मियाँ जी नाज़नीन बेगम से मिलकर बात करने के लिए कई दिनों से छटपटा रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिर उन्हें ये काम करना तो था ही,
सो जब पानी बरस कर निकल गया और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया तो वह एक शानदार शेरवानी और कुर्ता जिसे दिनों में पहना नहीं था उसे निकाल कर पहना और चल दिए बेगम से उनके दिल का हाल जानने और अपने मन की बात कहने। अभी सूरज पूरी तरह ढला नहीं था, लेकिन आसमान में काफी घने बादल होने के कारण अंधेरा होने सा महसूस होने लगा था। बाजार में थोड़ी चहल पहल बढ़ गई थी। मियाँ जी ने शहर की सबसे मशहूर हलवाई धनीराम की दुकान से नाजनीन बेगम की पसंद वाले रसगुल्ले लिए और धीरे धीरे किसी प्रकार अपने आप को छुपते छुपाते स्कूल की ओर चल दिए। अब मियाँ जी उन रंगीन चमकदार कपड़ों में किसी भी प्रकार दूसरों की नज़र से बचकर निकल जाने से तो रहे। सो जैसे ही वो मिर्ज़ा दिलशाद बेग की आरा मशीन के सामने होकर स्कूल की ओर जाने लगे कि अचानक उनकी आंखें मिर्ज़ा की आंखों से टकरा गई। अब मियाँ जी जाते तो कहाँ, ना चाहते हुए भी उन्हें सलाम कहना पड़ा। मिर्ज़ा ने बड़े ही गर्मजोश से सलाम वालेकुम कहा और उन्हें दावत दे डाली। मियाँ जी अब करते तो क्या, उन्हें अपना मन मार कर मिर्ज़ा की चौखट तक जाना ही पड़ा। और जैसे ही मिर्ज़ा के सामने पड़ी मेज़ पर मिठाई के डब्बे को रखते हुए सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने लगे, मिर्ज़ा ने टोक दिया, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। कहते हुए डिब्बे को उठाकर अपने नौकर को देकर कहा, हमारी नई बेगम साहिबा को दे आओ। मिर्ज़ा की ये बात सुनकर मियाँ जी चौंकते हुए सकपका गए, लेकिन किसी प्रकार अपने आप को संभालते हुए मियाँ जी ने पूछ लिया, आपने चौथा निकाह किया है? हाँ भाई, मिर्ज़ा ने हंसते हुए बड़ी लापरवाही से कहा। लेकिन इतनी जल्दी कब और ये बिना किसी को बताए? मियाँ के लहजे में उल्हाना कम लेकिन शरारत अधिक थी, जैसे फबती कसी हो। हाँ, इसकी ना कोई ज़रूरत थी और ना समय। अरे निकाह करना कोई गुनाह थोड़े है कि छिपछिपा कर किया जाए। मियाँ जी ने फिर से एक और फप्ती कसी। गुनाह नहीं है तभी तो आपको बता रहे हैं। फिर तो शानदार दावत वलीमा होना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिर्ज़ा ने अपनी बात अभी ख़त्म ही की थी कि सामने से वही नौकर ट्रे में मियाँ जी की लाई हुई मिठाइयों से भरी एक प्लेट पानी लाकर मियाँ जी के सामने रख दिया। लो भाई, मिठाइयाँ भी आ गई। मियाँ जी की तरफ प्लेट को बढ़ाते हुए मिर्ज़ा ने कहा, खाली इन मिठाइयों से काम नहीं चलेगा मिर्ज़ा जी, पूरी दावत तो करनी पड़ेगी। कहते हुए एक रसगुल्ला मियाँ जी ने उठा लिया। हाथ में उठाए रसगुल्लों को अपने मुंह की ओर ले जाते मियाँ जी ने सामने की ओर देखा तो नाज़नीन बेगम अपने निकाह की नई ड्रेस पहने हुए आती दिखाई दी। अचानक चौंधिया गई आंखों को अपने दूसरे हाथ से मलते हुए मियाँ जी ने एक बार फिर देखा। अब न हाथ मुंह की ओर बढ़ रहा था, न खुला मुंह बंद हो रहा था, और न वो उठकर वहां से जा पा रहा था। वो करे तो क्या करे, मियाँ जड़ सा हो गया था, बिल्कुल जड़ सा।